हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पर हमारा अगला वीडियो आ गया है। इस वीडियो में हम सब प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी और कुछ ऐसे फैक्टर्स जिन पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, उन चीज़ों को जानेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स लर्न एंड एंजॉय। बच्चों, पिछले वीडियो में हम सब ओम्स लॉ यानी ओम के नियम को पढ़ रहे थे और उसको पढ़ते हुए जो एक्सप्रेशन हमारे सामने में आया था वो कुछ ऐसा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू में बदला था तो अपने साथ एक कांस्टेंट, एक नियतांक लेके आया था जिसको R लिखा गया था और यही हमारा प्रतिरोध था। तो मैंने उस जगह भी आपको बताया था कि प्रतिरोध है क्या, तो ये किसी पदार्थ, किसी चालक का वो गुण है, आंतरिक गुण जो इसके अंदर मौजूद होता है, वो गुण है जिसके कारण जब धारा, विद्युत धारा इससे प्रवाहित होती है तो ये उस विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, यानी साफ बात है कि ये रेसिस्ट करेगा। किसका रेसिस्ट करेगा? तो अपने से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का। यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा इस तरफ जा रहा होता है तो इस चालक में एक गुण होती है कि वो इस विद्युत धारा का अपोज करता है, विद्युत धारा को आगे बढ़ने से रोकता है। और इस रोकने और आगे बढ़ने के चक्कर में थोड़ी सी ऊर्जा जो है वो मुक्त हो जाती है, विद्युत धारा जो है वो खर्च हो जाती है। तो यही गुण कहलाता है प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध हमारे लिए कुछ जगहों पर तो अच्छा है लेकिन हर जगह नहीं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ जितना अच्छा चालक होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। यानी अच्छे चालक की बात करें, जैसे सबसे अच्छे चालक की कैटेगरी में सबसे ऊपर आपका सिल्वर यानी चांदी आता है, फिर कॉपर और तब एल्युमिनियम आ रहा होता है। तो सबसे कम प्रतिरोध दिखाने वाला जो पदार्थ है वो आपका चांदी है। यानी चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए चांदी जो है वो एक बहुत अच्छा चालक माना जाता है। चांदी के बाद कॉपर और कॉपर के बाद तब हम बात करते हैं एल्युमिनियम की। तो ये गुण प्रतिरोध कहलाता है। अब एक और बात समझ लीजिए कि जिस चालक में विद्युत धारा के विरोध करने का गुण होता है उस चालक को हम प्रतिरोधक यानी रेसिस्टर कहते हैं। प्रतिरोधक यानी रेसिस्टर कहते हैं। तो रेसिस्टर का मतलब हो गया रेसिस्ट करने वाला। तो वो हर वो चालक, हर वो कंडक्टर जो अपने से होकर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करेगा वो रेसिस्टर कहलाएगा। तो रेसिस्टर की रेसिस्टेंस, किसी रेसिस्टर की रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, किसी रेसिस्टर की रेसिस्टेंस बहुत कम होगी। जिस रेसिस्टर की रेसिस्टेंस यानी जिस प्रतिरोधक का प्रतिरोध कम होगा वो एक अच्छा चालक होगा। तो ये सीधी सी बात है कि चालक, अच्छा चालक बनने के लिए उस पदार्थ के प्रतिरोध का कम होना जरूरी है। तो प्रतिरोध के बारे में समझ गए। प्रतिरोध परिभाषा से क्या हो गया? तो यह किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण पदार्थ अपने से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करती है। यानी इट इज अ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। खुद से फ्लो होना है इलेक्ट्रिक करंट, उसका अपोज करता है। अब इसको समझाने के लिए जो कॉमन सा तरीका है हम सब वो कह देते हैं कि आपको पता है, इससे दो चीज़ें याद रह जाती है। हालांकि ये लॉजिक कहीं से भी सेंसिबल नहीं है पर फिर भी चूंकि आपको पता है करंट जो है हमेशा अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो उस पदार्थ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। यानी करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन वो दोनों भी तो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो समझाने के लिए ये समझा दिया करते हैं हम सब कि इलेक्ट्रॉन, करंट इस ओर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस ओर आ रहा है, दोनों में टकराव होगा। टकराव होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के आगे बढ़ने में अवरोध उत्पन्न होगा और उसी अवरोध के कारण या उसी अवरोध को हम सब प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस कह देते हैं। यानी करंट को रोक रहा है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चूंकि करंट को रोक रहा है तो दोनों में कहीं ना कहीं मारपीट हो रही है और उस सूरत में करंट आगे बढ़ने से थोड़ा सा रुक जा रहा है।
और इसी गुण को, ये जो रोकने वाला गुण है, इसको हम सब कहते हैं प्रतिरोध। तो उम्मीद है प्रतिरोध आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि ओम के नियम के दौरान प्रतिरोध के बारे में पता चला, इसलिए प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक या एसआई यूनिट होता है, वो होता है ओम, जिसको हम सब एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल ग्रीक लेटर ओमेगा से निकला हुआ है। तो ओमेगा का सिंबल हो गया, और इस सिंबल से हम सब रिप्रेजेंट करते हैं रेसिस्टेंस के एसआई यूनिट को। और रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को सीधे सीधे जिससे दर्शाया जाता है, प्रतिरोध को दर्शाते हैं हम सब किससे? दर्शाते हैं कैपिटल आर से। किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के अपोज करने का जो गुण होता है, उस गुण को दर्शाने के लिए हम सब यूनिट यूज कर, मतलब सिंबल यूज करते हैं आर, और उसका यूनिट होता है ओम। तो ये है आपके रेसिस्टेंस से जुड़ी हुई बातें। बच्चों देखिए, क्वेश्चन कहता है किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 220 वोल्ट हो तथा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा 0.5 एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध बताएं। मतलब साफ है, भी दिया हुआ है 220 वोल्ट, आई दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, आपको प्रतिरोध यानी आर पता करना है। तो आपको मालूम है ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर। अगर आप R निकालना चाहेंगे तो ये होगा V बाई आई। V के बदले आप लिख सकते हैं 220 वोल्ट, और I के बदले आप लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। पॉइंट आप उड़ा के एक जीरो बैठा सकते हैं, फिर आप देख लीजिए 440 आपका आंसर हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। पर ये जो वोल्ट पर एम्पियर है, इसके जगह हम सब R के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो यूनिट होता है ओम, कुछ इस तरह के सिंबल के साथ। तो ये आपका रेसिस्टेंस निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला हो गया, जो ओम के नियम से आप आसानी से रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध निकाल सकते हैं। बच्चों, आंकिक को समझने के बाद अब आपके सामने एक नया सवाल आता है, एक ओम प्रतिरोध को परिभाषित करें, यानी डिफाइन 1 ओम रेसिस्टेंस, यानी एक ओम रेसिस्टेंस को परिभाषित कैसे करना है। तो अभी आपने देखा कि R निकालने के लिए हम सब जिस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं वो है V बाई आई। जस्ट मैंने लास्ट केमिकल में आपको दिखाया। तो अब ये 1 आ जाए, इसके लिए जरूरी है इसका 1 होना और इसका भी 1 होना। ये 1 यानी 1 वोल्ट और ये 1 यानी 1 एम्पियर। तो जब दोनों 1 1 होंगे तो ये होगा 1 वोल्ट पर एम्पियर, जिसको आप 1 ओम कह सकते हैं। यहाँ 5 5 भी सोच सकते हैं, 10 10 भी सोच सकते हैं, पर हम सब एक बेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढते हैं जो कि नेचुरल नंबर हो और आसानी से 1 आ जाए। तो जवाब आता है 1 और 1। तो ऐसे में जब दोनों 1 1 होते हैं तो आंसर 1 ओम आ गया। अब इस आधार पर आपको इसको डिफाइन करना हो तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। यानी इफ potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm। तो इस तरह से 1 ओम को आप आसानी से समझ सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिस पर आपका ये रेसिस्टेंस, आपका ये प्रतिरोध डिपेंड करता है। तो हम सब उस टॉपिक को देखते हैं। पर एक बार फिर से मैं कह दूं कि रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण है, और जिस पदार्थ में रेसिस्टेंस या प्रतिरोध होता है, जिस सब्सटेंस में रेसिस्टेंस होता है, उसको हम रेसिस्टर यानी प्रतिरोधक कहते हैं। तो प्रतिरोधक या रेसिस्टर ये अपने आप में नाउन है, और इसको आप एडजेक्टिव या विशेषण समझ सकते हैं, प्रतिरोध या रेसिस्टेंस को। तो इस तरह से ये समझ गए। आइए हम सब उन फैक्टर्स को देखते हैं जिस पर आपका ये प्रतिरोध निर्भर करता है। ये वो 4 कारण हैं या कारक है जिन पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है। यानी किसी एक ही जैसे 2 तार ले ले आप, कॉपर का, तांबे का 2 तार हो, एक छोटा हो और एक लंबा हो, तो लंबे वाले का प्रतिरोध छोटे वाले की तुलना में ज़्यादा होगा।
इस तरह से कुछ कारक हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी चालक की लंबाई। प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करता है उसमें पहला कारक है चालक की लंबाई, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी आप चालक की लंबाई बढ़ाते जाइए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, और इसको लिखा जाता है रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अब समानुपाती होने का मतलब है कि आप इसको डबल कर दीजिएगा तो प्रतिरोध डबल हो जाएगा। ये 2 गुना तो ये 2 गुना, ये आधा तो ये आधा, मतलब जिस तरह से ये बढ़ेगा जितना गुना होगा ये भी उतना ही गुना होगा। जोड़िए घटाव में नहीं, ऐसा नहीं कि लंबाई 5 मीटर और बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस 5 ओम और बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जितना गुना वो बढ़ेगा, लेंथ जितना गुना बढ़ेगा रेसिस्टेंस भी उतना गुना आगे चलेगा। तो इस तरह से लेंथ के साथ प्रतिरोध यानी तार की लंबाई के साथ प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है। यानी अगर हम लंबाई बढ़ाते चले तो प्रतिरोध बढ़ता चलेगा। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि 10 मीटर का कोई तार है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है। 10 मीटर का तार है, प्रतिरोध 2 ओम है। 10 मीटर को बढ़ा के आपने 20 मीटर कर दिया, तार तो डबल हो गया। 10 मीटर था पहले, अब 20 मीटर हो गया, तो प्रतिरोध जो कि पहले 2 ओम था अब वो बढ़ के 4 ओम हो जाएगा, क्योंकि लेंथ डबल हो गया है। वहीं अगर आप 10 को घटा के 5 कर देते, यानी लंबाई 10 मीटर के बजाय 5 मीटर रह जाती, तो प्रतिरोध भी 2 ओम से घटकर 1 ओम हो जाता, क्योंकि लंबाई भी आपने आधी कर दी। तो इस तरह से लंबाई के साथ ये समानुपाती होता है। दूसरा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब ये नाम ही अजीब सा लगता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? मान लीजिए मेरे पास ये पाइप हो, लकड़ी का एक लट्ठा लॉग हो, उसको आप इस जगह से काट दीजिए, तो काटने के बाद ये वाला फेस दिखेगा ना आपको, इस फेस को हम कहते हैं, कटने के बाद भी तो यही फेस दिखेगा अंदर वाले हिस्से में, इसी को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको साधारण भाषा में आप मोटाई समझ सकते हैं। ये इसकी मोटाई ही तो है। तो मोटाई के साथ कैसा होता है, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई बढ़ने पर घट जाता है। यानी आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आप बढ़ा दीजिए तो जो मोटाई होगा वो बढ़ जाएगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब मोटाई का बढ़ जाना। मोटाई जैसे ही बढ़ेगा प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा, या मोटाई घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये 2 बातें थी, और इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं अपनाता हूँ, थोड़ा सा गलत है पर याद रख सकते हैं कि लंबाई बढ़ने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो अब विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन के बीच लड़ाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध बढ़ गई। यानी तार को लंबा कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, लड़ाई बढ़ गया तो प्रतिरोध बढ़ गया। लेकिन तार को मोटा कर दिए तो अब करंट को बच के निकलने का, ये बचकाना सा थोड़ा सा है, बचकाना आइडिया कह सकते हैं। तार की मोटाई बढ़ गई तो अब करंट को इलेक्ट्रॉन के बगल से भागने का रास्ता ज्यादा मिल गया, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन से बच के भाग सकता है। तो मोटाई बढ़ गया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ गया और करंट को भागने का मौका मिल गया, तो वो दाएं बाएं से भाग गया, मतलब कि प्रतिरोध यहाँ कम हो गया। ये समझने के लिए है, इसको आप रूल में ऐड ना करें तो बेहतर है। तो इस तरह लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। तो ये 2 चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब बारी है तीसरे यानी तापमान की। तापमान यानी टेम्परेचर के बढ़ने पर भी किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। यानी आप तापमान बढ़ाते जाइए, प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। हाँ, मैं यहाँ ऐसा नहीं कहूँगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बस बढ़ता है। अगर प्रतिरोध बढ़ा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ खराबी क्या है कि ये अगर डबल होगा तो ये भी डबल होगा, ये आधा होगा तो ये भी आधा होगा। पर इस जगह ऐसा नहीं है, टेम्परेचर बढ़ने पर थोड़ा बहुत जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि ये डबल, टेम्परेचर को हमने डबल कर दिया तो प्रतिरोध भी डबल हो जाएगा, नहीं, बस प्रतिरोध के बढ़ने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यानी पदार्थ का टेम्परेचर आप बढ़ाते जाइए, प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। और लास्ट है चालक की प्रकृति। इसकी चर्चा तो मैंने पहले भी कर दी है कि जो पदार्थ जितना अच्छा चालक होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। यानी
कोई कंडक्टर जो बहुत अच्छा कंडक्टर है, कोई सब्सटेंस जो बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो उसका प्रतिरोध कैसा, उसका रेसिस्टेंस कैसा होना चाहिए, बहुत हाई या बहुत लो? तो जवाब होगा बहुत लो। यानी एक अच्छे कंडक्टर का जो गुण होगा वो गुण ये होगा कि उसका रेसिस्टेंस बहुत 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 कम होना चाहिए। और सबसे कम रेसिस्टेंस किसका है? सिल्वर का, चांदी का। तो चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। और उसके बाद कॉपर, और कॉपर के बाद एल्युमिनियम की बारी आती है। एल्युमिनियम का वायर जो आपको आपके घरों के सामने पोल पर लगा हुआ दिखता होगा। तो इस तरह से आप समझ गए कि ये 4 फैक्टर हैं जिस पर आपका ये प्रतिरोध निर्भर करता है। इससे जुड़ा हुआ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे पिछले वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और पिछले वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में नज़र आ रहा होगा। तो आप क्लिक कीजिए, उस वीडियो को देखिए, और उसके डिस्क्रिप्शन से जाकर आराम से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ नोट्स वाइज लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आपने समझ लिया, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने तो कह दिया लंबाई बढ़ने पर रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध बढ़ जाती है, चौड़ाई बढ़ने पर, मोटाई बढ़ने पर रेसिस्टेंस घट जाती है, टेम्परेचर बढ़ने पर भी रेसिस्टेंस जो है बढ़ जाती है, और प्रकृति वाली बात तो जाने दीजिए। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए, क्या एक सिल्वर वायर चांदी के तार का जो रेसिस्टेंस होगा, जो प्रतिरोध होगा, वो फिक्स होगा? फिक्स होगा क्या? जवाब आएगा नहीं, क्योंकि पहले इतना बड़ा तार हो तब इसका कोई ना कोई रेसिस्टेंस होगा, फिर इतना बड़ा तार हो तो कोई नया रेसिस्टेंस हो जाएगा, पहले इतना मोटा तार हो तब इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध रेसिस्टेंस होगा, फिर ये तार की मोटाई इतनी हो जाए, रेसिस्टेंस फिर से बदल जाएगा। तो आप जैसे जैसे बदलते चलेंगे लंबाई और मोटाई को, साथ ही टेम्परेचर को भी, तो जो रेसिस्टेंस होगा वो बदलता चलेगा, बिल्कुल बदलेगा। और ऐसे में परेशानी क्या हो जाती है कि आप ये जज नहीं कर पाइएगा कि किसका रेसिस्टेंस कम है, किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस तरह आप कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे दो सब्सटेंस को कि कौन सा बेहतर कंडक्टर होगा मेरे लिए। तो इसके लिए आपके सामने एक नया टर्म रख दिया गया है जिसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता। तो आइए रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता को समझते हैं। 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर एरिया यानी मोटाई वाले किसी तार का जो प्रतिरोध होगा, जो रेसिस्टेंस होगा, उसको हम रेसिस्टिविटी कहेंगे। यानी रेसिस्टिविटी किसी भी वायर के लिए, अगर हम 2 सिल्वर वायर ले लें और उनकी रेसिस्टिविटी पूछे तो उन दोनों की रेसिस्टिविटी सेम होगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी कहने का मतलब ही होता है दोनों ही तार, दोनों ही वायर 1 मीटर लंबा होना चाहिए, और दोनों का ही जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, दोनों की जो मोटाई है वो 1 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। तो इस तरह से 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले किसी वायर के रेसिस्टेंस को हम उसकी रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टिविटी के लिए वायर का 1 मीटर और मोटाई का 1 मीटर स्क्वायर होना जरूरी है। रेसिस्टेंस के लिए ऐसा कुछ नहीं था, रेसिस्टेंस अलग अलग लेंथ पर निकाल सकते हैं, और रेसिस्टेंस अलग अलग लेंथ पर अलग अलग होता है। पर रेसिस्टिविटी भी किसी सब्सटेंस की चेंज हो जाती है तब जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो आपके बुक में जो टेबल दिखेगा, वो टेबल आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, उस टेबल में आपको रेसिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो टेम्परेचर बदलने पर रेसिस्टिविटी बदलता है, पर 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी एक सिल्वर की जो रेसिस्टिविटी होगी, सारे सिल्वर के टुकड़े की रेसिस्टिविटी वही होगी, क्योंकि वो सारा का सारा सिल्वर का, चांदी का टुकड़ा 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाला होगा। तो ध्यान रखेंगे टेम्परेचर के साथ तो बदलता है, पर बुक में जो लिस्ट आपके सामने दिया गया है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, उसमें आपको टेम्परेचर दिख रहा होगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो आइए पहले हम सब रेसिस्टिविटी के एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं, और फिर उसके बाद उसके एसआई यूनिट को भी देखेंगे। सबसे पहले रेसिस्टिविटी के लिए आप पुराने टॉपिक पर चलिए। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, और यही R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A के। मतलब दोनों को मिला के मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो R इज इक्वल टू L/A। ये कहता है, ऐसा नहीं है कि मैंने दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, ये कहता है कि ऊपर L होने का मतलब L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, और A नीचे होने का मतलब A बढ़ेगा तो R घटेगा। तो इसलिए मैंने दोनों को मिला के ये रिजल्ट बना दिया।
अब इस पर आप देखेंगे जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू में बदलता है तो अपने साथ एक कांस्टेंट लाता है, जैसे कि पिछले वीडियो में आर आया था। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जो कुछ इस तरह का दिखता है, इनटू एल बाई ए, और इस जगह ये जो है इसको हम सब कहते हैं रो। ये रो इज अ कांस्टेंट, ये एक अचर है जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेसिस्टिविटी, यानी प्रतिरोधकता। तो यही है वो प्रतिरोधकता, जहां आपने जब इन दोनों को मिलाना चाहा तो एक टर्म निकल के आया। अब आप इसको उलट सकते हैं कुछ इस तरह से, R इंटू ए बाई एल इज इक्वल टू रो। तो इस तरह से रो का फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया, रो के लिए एक्सप्रेशन आपने डिराइव कर लिया, वो ये है। यहाँ R तो रेसिस्टेंस है, A मतलब क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, और L जो है वो लेंथ ऑफ द वायर हो गया। तो इस तरह रो कैलकुलेट किया जा सकता है किसी भी सबस्टांस का। अब हम सब देखेंगे SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी या रो। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए, ये जो रो है इसके बारे में आपको दिख रहा होगा, इसमें पहले तो R है, फिर उसके बाद A है, और लास्ट में नीचे लिखा हुआ है L। तो इस तरह से R का यूनिट आपने पढ़ा है ओम, A का यूनिट एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो मीटर के साथ ये कट गया तो ये आ गया ओम मीटर। देयरफॉर SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू ओम मीटर। अब आइए रेसिस्टिविटी से जुड़ा कुछ न्यूमेरिकल हम सब जल्दी से देखते हैं। एक चालक की लंबाई 2 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर तथा प्रतिरोध 2 इंटू 10⁻2 ओम हो तो चालक की प्रतिरोधकता ज्ञात करें। यानी अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर हैज रेसिस्टेंस 2 इंटू 10⁻2 ओम, कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर। यहाँ अगर इसको हल करने चलिए तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो लेंथ यानी L दिया हुआ है 2 मीटर, फिर क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसको A से डिनोट कर रहे हैं हम सब, वो दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इसके बाद प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻2 ओम, और फाइनली पता क्या करना है, तो चालक की प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर यानी रो इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको फॉर्मूला तो रो का पहले से पता है, रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। R के बदले आप 2 इंटू 10⁻2 ओम रख सकते हैं, A के लिए 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर रखा जा सकता है। और बात करूं लेंथ की, तो लेंथ आपके लिए है 2 मीटर। तो इस जगह आपका ये और ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये मीटर के स्क्वायर के साथ आप मीटर कैंसिल कर सकते हैं। आप यूनिट ना भी दे तो लास्ट में जाके आप रो का यूनिट लगा सकते हैं, इनटू 10 टू द पावर। ये तो सॉल्व करने आपको आता होगा, जब बेस सेम हो, बीच में प्रोडक्ट का साइन हो, तो जो पावर है वो कुछ ऐड हो जाता है। इस तरह से यूनिट लिख देता हूं मैं ओम मीटर। ये सॉल्व करेंगे आप 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो ये हो गया रेसिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। इस तरह से कभी कभी इस जगह एरिया के जगह पर आपको रेडियस यानी त्रिज्या दे दी जाती है, तो फिर आप पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर एरिया निकाल सकते हैं और फिर उस एरिया को यहाँ रख सकते हैं। तो क्षेत्रफल कभी कभी निकालना भी पड़ सकता है, पर ये तो आपके लिए कॉमन सा क्वेश्चन था जिसमें मैंने एरिया ही दे रखा था, तो आसानी से आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। 2 और आंकिक है, आइए उन दोनों को भी देखते हैं। बच्चों देखिए ये अंक क्या है, और 6 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। किसी 6 ओम प्रतिरोध वाले चालक को मोड़कर उसकी मोटाई को दुगना कर दिया गया है, तो उस चालक का नया प्रतिरोध बताएं। हालांकि ये जो सवाल है ये प्रतिरोधकता पर बेस्ड है, जहां आप पहले एरिया को
पहले आप मान लीजिए लेंथ को x और एरिया को y ले सकते हैं। r आपका दिया हुआ है, इस केस में आप रो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से आप इस रो का इस्तेमाल करते हुए L को मोड़ने के कारण हाफ और मोटाई को बढ़ने के कारण 2y लेते हुए नया रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला आपका वही रहेगा R इंटू ए बाई एल। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। पर मैं बताऊं ये कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा, हालांकि रो का यूज तो इसमें होगा, पर मैं जिस तरीके से बनाने जा रहा हूं चलिए उस तरीके को सीखते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि वो 4 फैक्टर्स थे जिस पर प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस निर्भर कर रहा था। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब इस जगह देखिए पहले का जो प्रतिरोध है वो तो 6 ओम है ही, चूंकि वायर को मोड़ा गया है, तार बोल लीजिए या चालक कह लीजिए, को मोड़ा गया है, इसलिए लंबाई आधी हो जाएगी। चालक की जो लंबाई है वो आधी हो जाएगी। और आपको मालूम है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो चूंकि लंबाई आधी हो गई है इसलिए प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस भी आधी यानी 1/2 हो जाएगी। और इसी को मोड़ने के कारण चूंकि चालक की जो मोटाई है जिसको आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कहते हैं वो 2 गुनी हो जाएगी। क्यों होगी? मान लीजिए आप इसको इस जगह से मोड़कर डबल कर दीजिए तो तार की मोटाई तो डबल हो जाएगी, लंबाई आधी हो जाएगी। तो कहा भी गया था कि मोटाई को डबल कर दिया गया है, तो मोटाई डबल हुई थी इसलिए लंबाई आधी हो गई थी क्योंकि 20 से ही मोड़ा गया था। और मोटाई डबल हो गया है और आपको ये भी मालूम है कि इस जगह जो R होता है वो मोटाई के यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे में प्रतिरोध जो है ये चूंकि मोटाई दुगनी हो गई है इसलिए प्रतिरोध आधी हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसलिए प्रतिरोध फिर से कितनी हो जाएगी? आधी यानी 1/2। इस जगह मैं लिख देता हूँ 1/2 गुनी हो जाएगी। तो इसलिए चालक का नया प्रतिरोध पुराना वाला क्या था 6 और इसके हिसाब से आधा बढ़ा और इसके हिसाब से फिर से आधा बढ़ा, तो टोटल क्या हो गया 3/2 ओम, जिसको आप लिख सकते हैं 1.5 ओम। तो इस तरह जो चालक का नया प्रतिरोध आया वो आया 1.5 ओम। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने से हम सब बच गए। तो ये एक छोटा सा तरीका था जिसको आप आसानी से समझ सकते थे। बच्चों ये अगला अंकित है आपके सामने। A piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length. Calculate the resistance of the wire so formed. या 20 ओम प्रतिरोध वाले चालक को पिघलाकर उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है, तो इस नए बने चालक का प्रतिरोध ज्ञात करें। इसको भी आप पुराने तरीके से बना सकते थे, पर मैं अपना वाला तरीका जो मैंने पिछले सवाल में लगाया था उसी को लेकर चलता हूं। देखिए चूंकि चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है इसलिए उसकी मोटाई आधी यानी 1/2 गुनी हो जाएगी। आपने
मैथ्स में पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट या वॉल्यूम रिमेन्स सेम जब आप चेंज कर रहे होते हैं किसी सबस्टांस को पिघलाकर एक से दूसरे फॉर्म में। तो यहाँ भी लंबाई को अगर आप डबल कर रहे हैं तो निश्चित ही जो उसकी मोटाई होगी वो कम होती जाएगी। तो लंबाई अगर आपने दुगना किया तो मोटाई जो है यानी जिसको आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कह रहे हैं वो आधी हो जाएगी। और आपको मालूम है कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। L दुगना हुआ है इसलिए प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोध भी दो गुनी हो जाएगी इस केस में। तथा दूसरा केस क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। चूंकि A आधा हो गया है, मोटाई आधी हो गई है, इसलिए प्रतिरोध फिर से भी हटा देता हूं, प्रतिरोध दो गुनी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ये आधी हुई तो ये दुगना होता तो ये आधा हो जाता। अब नए बने चालक का प्रतिरोध रेसिस्टेंस ऑफ द न्यू सबस्टांस सो फॉर्म्ड वो क्या हो जाएगा? तो पुराना क्या था 20 ओम, तो वो आप लिख लीजिए 20 गुना। इस कंडीशन के कारण 2 गुना यानी 2 से गुना करना होगा और इसके कारण भी फिर से 2 गुना, तो फिर 2 गुना करना होगा। इस तरह जो नया सबस्टांस बना उसका प्रतिरोध हो गया 80 ओम और रेसिस्टिविटी निकालने के झंझट से हम सब बच गए। तो इस तरह आपने बिना रेसिस्टिविटी के भी इस सवालों को सॉल्व करना सीख लिया। तो ये तो था प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है वो, और साथ ही प्रतिरोधकता से जुड़ा हुआ सारा का सारा कॉन्सेप्ट, कुछ अंक भी आपने देख लिया। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सब प्रतिरोधों के संयोजन और उससे जुड़े हुए व्यंजक को प्राप्त करना सीखेंगे। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।